नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो न सिर्फ विशाल है बल्कि हमारी दुनिया के लिए बेहद अहम है। हिंद महासागर। हमारे पास हिंद महासागर इतिहास, व्यापार और महत्व शीर्षक वाले स्रोत से कुछ जरूरी जानकारी है। ये हमें बताती है कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी की सतह का करीब 20% हिस्सा है। तो आज का हमारा मिशन है इस स्रोत के आधार पर हिंद महासागर की अहमियत को परत दर परत समझना, इसके भूगोल से लेकर इतिहास, संसाधन और हाँ, आज की दुनिया में इसकी क्या भूमिका है। देखते हैं ये स्रोत हमें क्या खास नजरिया देता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसके आकार और भौगोलिक स्थिति से। स्रोत कहता है कि ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी महासागर। ये सीमाएं इसे दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह देती हैं। सिर्फ आकार ही नहीं, इसकी लोकेशन भी बहुत मायने रखती है ना? बिल्कुल। और स्रोत इस भौगोलिक स्थिति के महत्व को रेखांकित भी करता है। ये सिर्फ पानी का फैलाव नहीं है, बल्कि 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक पुल जैसा है। इसका लगभग पूरी तरह से भूआबद्ध होना, खासकर उत्तरी हिस्से में, इसे अटलांटिक या प्रशांत महासागर से चरित्र में काफी अलग बनाता है। और इसी अनूठी भौगोलिक स्थिति ने इसे हजारों सालों से सभ्यताओं, संस्कृतियों और व्यापार के आदान प्रदान का केंद्र बनाया है। सोचिए जरा, दुनिया के कुछ सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र इसके तटों पर ही तो हैं। हाँ, तो ये स्थिति इसके रणनीतिक और वाणिज्यिक महत्व की कह सकते हैं नींव है। और शायद इसी भौगोलिक स्थिति ने इसे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक बना दिया है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि कैसे सदियों तक ये महासागर भारत, अरब, पूर्वी अफ्रीका, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था। उन पुराने जहाज़ों की कल्पना करना भी रोमांचक है, जो शायद मानसून हवाओं के सहारे महीनों लंबे सफर पर निकलते थे। स्रोत में किन खास चीजों के व्यापार का जिक्र है? क्या कुछ बताया गया है? हाँ, स्रोत बताता है कि यह सिर्फ मसालों या कीमती पत्थरों या रेशम का ही व्यापार नहीं था, जैसा अक्सर हम सोचते हैं। हाँ। वो चीजें महत्वपूर्ण थीं। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल जैसे मसाले यूरोप में सोने के भाव बिकते थे, यह सही है। लेकिन साथ ही स्रोत इशारा करता है कि लकड़ी, अनाज, धातु, कपड़े और यहां तक कि आप सोचिए घोड़ों और हाथियों का भी व्यापार होता था। जैसे उदाहरण के लिए भारत से कपड़ा और मसाले, अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, अरब से धूप और घोड़े और दक्षिण पूर्व एशिया से टिन और चावल, ये सब प्रमुख थे। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात जो स्रोत उजागर करता है वो है विचारों का प्रवाह। विचारों का प्रवाह? अच्छा, ये तो दिलचस्प है। इसका मतलब नहीं, मेरा मतलब ये सिर्फ सामान नहीं था, ज्ञान और संस्कृति भी इन लहरों पर सफर कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये एक मेल्टिंग पॉट जैसा था, एक संगम। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर समुद्री मार्गों के जरिए ही तो दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। इस्लाम अरब प्रायद्वीप से पूर्वी अफ्रीका, भारत और इंडोनेशियाई द्वीपों तक इन्हीं समुद्री व्यापारी और प्रचारकों के साथ पहुंचा। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, इनके विचार भी इन नेटवर्क्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह गए। समुद्री नौवहन तकनीक, जैसे वो अरब की धौ नाव या कंपास का ज्ञान, ये भी इसी क्षेत्र में विकसित हुआ और साझा किया गया। तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आप कह सकते हैं बौद्धिक आदान प्रदान का महासागर था, जिसने मध्ययुगीन दुनिया को आकार दिया। कमाल है। अच्छा, व्यापार और संस्कृति के बाद स्रोत हिंद महासागर के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालता है, इसके प्राकृतिक संसाधन। जिक्र है तेल, प्राकृतिक गैस और मूल्यवान खनिजों का। आज की दुनिया में तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। निश्चित रूप से। और स्रोत बताता है कि ये सिर्फ संभावना नहीं बल्कि हकीकत है। देखिए, फारस की खाड़ी, जो हिंद महासागर का ही हिस्सा है, वो दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, ये तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तटों के पास भी महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन भंडार मिले हैं। स्रोत समुद्री तल पर वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसी खनिज संपदा का भी उल्लेख करता है, जिनमें मैंगनीज, निकिल, कोबाल्ट, तांबा जैसी धातुएं होती हैं। हालांकि इनका खनन अभी बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हुआ है,
पर भविष्य में इनकी अहमियत बहुत बढ़ सकती है। तो इन संसाधनों की मौजूदगी का आज के समय में क्या मतलब है? क्या स्रोत इसके भू राजनीतिक असर के बारे में कुछ कहता है? हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि इन संसाधनों ने हिंद महासागर को वैश्विक भू राजनीति के, कह सकते हैं, केंद्र में ला दिया है। दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इस क्षेत्र, खासकर फारस की खाड़ी से होने वाले तेल और गैस के सुरक्षित परिवहन पर निर्भर है। स्रोत के अनुसार दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 40% और कंटेनर व्यापार का भी एक बड़ा हिस्सा इसी महासागर से होकर गुजरता है। इसलिए यहां स्थिरता बनाए रखना और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना कई देशों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि दुनिया की बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा रही हैं। वो अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रही हैं। ये जाहिर है संसाधनों पर नियंत्रण और प्रभाव को लेकर एक किस्म की प्रतिस्पर्धा को भी जन्म देता है। यानी ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के लिए ये क्षेत्र एक धुरी जैसा है। लेकिन स्रोत सिर्फ संसाधनों की ही बात नहीं करता, ये हिंद महासागर के अद्भुत समुद्री जीवन का भी जिक्र करता है। व्हेल, डॉल्फिन, शार्क और खासकर वो मूंगे की चट्टानें, कोरल रीफ्स, ये पहलू भी तो महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा। स्रोत इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में वर्णित करता है। यहाँ समुद्री कछुओं की कई प्रजातियां हैं, डुगोंग यानी समुद्री गाय, और मछलियों की तो हजारों किस्में पाई जाती हैं। पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित कोरल रीफ्स दुनिया की सबसे विविध और महत्वपूर्ण रीफ प्रणालियों में से हैं, जैसे मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर के आसपास। ये जैव विविधता न केवल प्रकृति का अद्भुत नजारा है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी। ये रीफ्स तूफानों से तटों की रक्षा करती हैं और कई समुद्री जीवों के लिए नर्सरी का काम करती हैं। और जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, ये सिर्फ पारिस्थितिकी नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा है। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि लाखों लोग, खासकर तटीय समुदायों में रहने वाले, अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर हिंद महासागर के समुद्री संसाधनों पर निर्भर है। मत्स्य पालन एक बहुत बड़ा उद्योग है जो भोजन और रोजगार दोनों देता है। टूना मछली का शिकार इस क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि स्रोत यह चेतावनी भी देता है कि ये समृद्ध जैव विविधता और इस पर निर्भर आजीविकाएं अब खतरे में हैं। जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, ओवरफिशिंग, प्रदूषण, खासकर प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, इसके कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि और अम्लीकरण से मूंगे की चट्टानों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ये एक वाकई गंभीर चिंता का विषय है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, इस विशाल महासागर में कुछ जाने-माने द्वीप भी हैं। स्रोत में श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और मेडागास्कर जैसे नामों का उल्लेख है। ये नाम सुनते ही अक्सर खूबसूरत समुद्र तट और छुट्टियां मनाने की जगह याद आती हैं। लेकिन स्रोत इनके महत्व के बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ पर्यटन स्थल है? नहीं, स्रोत बताता है कि ये द्वीप सिर्फ पर्यटन स्थलों से कहीं बढ़कर हैं। इनकी रणनीतिक स्थिति इन्हें बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। जैसे श्रीलंका को देखिए, वो हिंद महासागर के मुख्य शिपिंग लेन के बहुत करीब स्थित है। मालदीव और सेशल्स जैसे द्वीप समूह विशाल समुद्री क्षेत्रों पर, जिन्हें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं और समुद्री निगरानी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेडागास्कर, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। कई ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। मॉरिशस एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र के रूप में उभरा है और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत विविध है। तो ये द्वीप हिंद महासागर के विशाल विस्तार में छोटे जरूर दिखते हैं, पर इनका भू-राजनीतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व बहुत ज्यादा है। स्रोत इन्हें हिंद महासागर के रत्न कहता है, जिनकी सुरक्षा और विकास इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए अहम है। तो हमने इतिहास देखा, संसाधन देखे, जैव विविधता और द्वीपों की बात की। अब इन सबको मिलाकर देखें तो आज के दौर में 21वीं सदी में हिंद महासागर का कुल मिलाकर क्या महत्व है? स्रोत इसे कैसे समेटता है? स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि हिंद महासागर आज पहले से कहीं अधिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। यह केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था का एक केंद्रीय मंच बन गया है।
जैसा हमने पहले बात की, दुनिया का अधिकांश ऊर्जा व्यापार और मालवाहक जहाज़ों का यातायात इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। स्रोत कुछ महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स का जिक्र करता है। ये ऐसे संकरे समुद्री रास्ते हैं जिनसे भारी मात्रा में जहाज गुजरते हैं और जिनका नियंत्रण रणनीतिक रूप से बहुत अहम होता है। चोक पॉइंट्स जैसे कि उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे कि मलक्का जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेनों में से एक है। फिर है बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य, जो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, और हॉर्मोज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो फारस की खाड़ी को बाहरी दुनिया से जोड़ता है और जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल निर्यात होता है। स्रोत बताता है कि इन चोक पॉइंट्स पर किसी भी तरह की रुकावट या अस्थिरता का असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। बाप रे, यानी ये रास्ते तो दुनिया की अर्थव्यवस्था की धमनियों जैसे हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल। और इसी वजह से स्रोत के अनुसार हिंद महासागर अब बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन रहा है। अमेरिका, चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सभी देश इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति और प्रभाव बढ़ाने में लगे हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो समुद्री सिल्क रोड भी शामिल है, वो हिंद महासागर के कई देशों से होकर गुजरता है, जिससे उसकी रणनीतिक रुचि यहाँ जाहिर है बड़ी है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण खुद को इस क्षेत्र का एक, कह सकते हैं, स्वाभाविक नेता मानता है और अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। अमेरिका अपनी वैश्विक शक्ति बनाए रखने के लिए यहाँ सक्रिय है। ये सब मिलकर इस क्षेत्र को बहुत गतिशील और कभी-कभी संवेदनशील भी बना देते हैं। इसके अलावा समुद्री डकैती, आतंकवाद और अवैध मछली पकड़ने जैसी गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना इस क्षेत्र के देशों को मिलकर करना पड़ रहा है। ये हिंद महासागर सिर्फ पानी का एक विशाल भंडार नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, भू राजनीति और जैव विविधता का एक धधकता हुआ केंद्र है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत इसे एक क्रॉस रोड्स ओशन कहता है, एक चौराहा जहां दुनिया मिलती है। इसका प्रभाव इसके तटों पर बसे अरबों लोगों की जिंदगी से लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन तक महसूस किया जाता है। ये एक ऐसा महासागर है जो प्राचीन सभ्यताओं के उदय और पतन का गवाह रहा है, जिसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है और जो आज भी दुनिया के भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इसकी कहानी, कह सकते हैं, लगातार विकसित हो रही है। तो इस स्रोत के जरिए हमने हिंद महासागर के कई अहम आयामों को समझा। इसका विशाल भौगोलिक विस्तार और वो अनूठी स्थिति, इसका सुनहरा व्यापारिक अतीत जिसने संस्कृतियों को जोड़ा, इसके गर्भ में छिपी बेशकीमती प्राकृतिक संपदा, इसका अद्भुत और नाजुक समुद्री जीवन, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप और सबसे बढ़कर आज के समय में इसकी बढ़ती हुई वैश्विक और रणनीतिक अहमियत, जो इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बनाती है। ये सचमुच सभ्यताओं, अर्थव्यवस्थाओं और प्रकृति का एक अनूठा संगम है। और ये शायद चर्चा हमें एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करती है, जिसका इशारा स्रोत के अंत में भी मिलता है। देखिए, इतिहास गवाह है कि हिंद महासागर सदियों तक संपर्क, सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम रहा है। लेकिन आज जब इस क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियां सामने खड़ी हैं, तो क्या भविष्य में हिंद महासागर सहयोग का क्षेत्र बना रहेगा या फिर ये तनाव और संघर्ष का नया मैदान बन जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब इस क्षेत्र के देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करेगा। इस पर विचार करना वाकई बेहद जरूरी है।